कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR आजकल ये सिर्फ कंपनियों के लिए कोई साइड एक्टिविटी नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। ये तो अब उनकी जो मेन बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसका हिस्सा बनती जा रही है। सही बात है। और इसी बदलाव को समझने के लिए मुझे लगता है यूनिलीवर का जो 2010 वाला सस्टेनेबल लिविंग प्लान था, USLP जिसे कहते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है। हाँ बिल्कुल। यूनिलीवर ने असल में ये दिखाने की कोशिश की कि एक इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी वो कैसे मुनाफा भी कमाए और साथ साथ मतलब समाज और पर्यावरण पर पॉजिटिव असर भी डाले। तो आज हम इसी USLP के सफर को थोड़ा गहराई से देखेंगे। इसके लक्ष्य क्या थे, क्या हासिल हुआ, मुश्किलें क्या आईं, और हाँ, सबसे जरूरी, इससे बाकी सबके लिए क्या सबक हैं, जो भी हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये USLP था क्या, मतलब इसका मेन आइडिया क्या था? ये नॉर्मल CSR, वो दान पुण्य टाइप की चीजों से अलग कैसे था? देखिए, CSR का बेसिक मतलब तो यही है कि कंपनियां सिर्फ अपने मुनाफे से आगे का सोचें, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखें। लेकिन USLP का जो खास बात थी वो ये थी कि इसे उस वक्त के CEO पॉल पोलमैन ने कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में रखा था। अच्छा, मतलब ये कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं था जो ये काम कर रहा था? नहीं नहीं, ये बिजनेस करने का ही तरीका था। ये सोच थी कि सस्टेनेबिलिटी से ही बिजनेस बढ़ेगा। और इसके लिए उन्होंने 3 बहुत बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे थे ना। पहला था लोगों के स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ा हुआ। हाँ, 2020 तक का टारगेट था कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। 1 अरब? जी, और इसके उदाहरण भी काफी जाने पहचाने हैं, जैसे लाइफ बॉय साबुन के वो हाथ धोने वाले कैंपेन, या फिर अपने खाने पीने के प्रोडक्ट्स में नमक, चीनी, फैट वगैरह कम करना। और दूसरा बड़ा लक्ष्य था पर्यावरण पर जो कंपनी का इम्पैक्ट है उसे आधा करना। इसमें सब कुछ शामिल था, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, पानी का इस्तेमाल, कचरा, पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब बनाने से लेकर इस्तेमाल तक? हाँ बिल्कुल। जैसे वो कॉन्सेंट्रेटेड डिटर्जेंट का उदाहरण है ना, पर्सिल का 6X फॉर्मूला, उसने पैकेजिंग कम की, ट्रांसपोर्ट में जो एमिशन होता है वो 80% से भी ज्यादा कम कर दिया। अच्छा। या फिर जैसे पाम ऑयल है, सोया है, जिनसे डिफॉरेस्टेशन का खतरा रहता है, तो 2023 तक टारगेट था कि लगभग 97.5% सप्लाई ऐसी जगहों से आए जहां जंगल ना काटे गए हों। ये तो काफी बड़ा कमिटमेंट है। और तीसरा लक्ष्य क्या था? तीसरा था आजीविका बढ़ाना, मतलब लाइवलीहुड्स इंप्रूव करना। खास तौर पर जो उनकी सप्लाई चेन में लोग हैं, लाखों लोग। इसमें कौन लोग आते हैं? छोटे किसान? हाँ बिल्कुल, छोटे किसान, महिला उद्यमी, उनको उचित मजदूरी मिले, उनकी स्किल बढ़े, खेती के सस्टेनेबल तरीके अपनाएं। जैसे आयोवा में हेलमिन्स मेयोनीज के लिए सोया उगाने वाले किसानों के साथ पार्टनरशिप की। अच्छा, वो मेयोनीज वाला? हाँ, वहाँ उन्होंने कवर क्रॉपिंग जैसी तकनीकें अपनाई जिससे मिट्टी की सेहत सुधरी। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। तो ये तो सुनने में बड़े प्रभावशाली लक्ष्य लग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये प्लान कामयाब रहा? मतलब आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, काफी हद तक कामयाब रहा। जैसे स्वास्थ्य वाला लक्ष्य था 1 अरब लोगों का, वो असल में 1.3 अरब लोगों तक पहुंच गए, टारगेट से ज्यादा। वाह। पर्यावरण के मोर्चे पर भी, जैसे अपनी फैक्ट्रियों से CO2 उत्सर्जन, वो 2008 के मुकाबले 65% कम किया। 65%? जी, और आजीविका वाले में भी 5 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को सीधे तौर पर मदद मिली उनके सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रोग्राम से। तो इसकी कामयाबी के पीछे वजह क्या बताई जाती है? एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस कम किया। वो जो हर 3 महीने पे नतीजे बताने का प्रेशर होता है ना, हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स का। हाँ, उन्होंने वो क्वार्टरली फाइनेंशियल गाइडेंस देना ही बंद कर दिया था। हाँ, ताकि लंबी अवधि की सोच सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर सके। ये काफी बड़ा कदम था वैसे। ठीक है, फैक्ट्रियों से उत्सर्जन कम हुआ, लोगों तक पहुंचे, लेकिन वो जो एक बात आती है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करते वक्त जो इम्पैक्ट होता है, हाँ, उसे कम करने में क्या चुनौतियां आईं? क्या ये सच है कि वो सबसे मुश्किल हिस्सा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती कंज्यूमर का बिहेवियर बदलना ही साबित हुई। जैसे लोगों को समझाना कि कपड़े ठंडे पानी में धोएं ताकि एनर्जी बचे, हाँ, या शावर में कम पानी इस्तेमाल करें। हाँ। ये बहुत मुश्किल रहा। इसे सबक यही मिला कि सिर्फ टिकाऊ प्रोडक्ट बना देना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना लोगों के लिए आसान और कह सकते हैं आकर्षक भी बनाना होगा। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, उन्होंने एक कंडीशनर निकाला था द गुड स्टफ नाम से, जो पानी बहुत बचाता था, हर बॉटल पर शायद 400-500 लीटर, लेकिन उसको लोग उतना अपना नहीं पाए, काफी संघर्ष करना पड़ा। अच्छा, तो
उपभोक्ता व्यवहार एक बड़ी चुनौती थी। और क्या मुश्किलें थीं? दूसरी बड़ी चुनौती थी सिस्टेमिक चेंज लाना। मतलब कुछ मुद्दे इतने बड़े होते हैं जैसे प्लास्टिक वेस्ट या रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना, वो कोई एक कंपनी अकेले नहीं कर सकती। सही बात। उसके लिए आपको सरकारों के साथ, एनजीओ के साथ, यहाँ तक कि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसीलिए यूनिलीवर ने सिस्टेमिक एडवोकेसी पर भी जोर दिया, जैसे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए आवाज उठाना। मतलब सिर्फ अपने अंदर बदलाव नहीं, पूरे सिस्टम में बदलाव की कोशिश। बिल्कुल। और एक और सबक ये था कि ये सब बदलावों में, खासकर व्यवहार बदलने में, वक्त लगता है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तो इन सब अनुभवों के बाद, सबकों के बाद, यूनिलीवर ने क्या किया? क्या यूएसएलपी को बदला? हाँ, 2020 में यूएसएलपी की जगह एक नई स्ट्रैटेजी आई, यूनिलीवर कंपस। कंपस। जी, ये यूएसएलपी के ही सबकों पर बनी है, लेकिन थोड़ी और फोकस्ड है। इसके मुख्य एरिया हैं क्लाइमेट एक्शन, प्रकृति को बचाना, प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करना और लोगों की आजीविका सुधारना। तो इसमें क्या अलग है यूएसएलपी से? इसमें ज्यादा स्पष्ट टाइम बाउंड टारगेट्स हैं, जैसे 2039 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य, या 2025 तक 100% पैकेजिंग ऐसी बनाना जो रिसाइकल, रीयूज या कंपोस्ट हो सके। और एक और बड़ी बात, इसमें सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी सीधे कंपनी के बड़े अधिकारियों की परफॉर्मेंस से जुड़ी गई है। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, यूएसएलपी से कंपास तक, तो इसमें से निकलने वाले सबसे बड़े सबक क्या हैं? दूसरी कंपनियों के लिए या हम सब के लिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस स्ट्रैटेजी के एकदम कोर में रखना होगा। ये कोई एड ऑन या साइड प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, सिर्फ इरादे नेक होना काफी नहीं है, आपको असल में जो असर पड़ रहा है उसे मापना होगा, मेजरेबल इम्पैक्ट। सही। तीसरा, सस्टेनेबल चॉइस को, टिकाऊ विकल्पों को लोगों के लिए आसान बनाना होगा, मुश्किल नहीं। चौथा, बड़े बदलावों के लिए पार्टनरशिप जरूरी है, कोलैबोरेशन करना होगा। और पांचवां, गलतियों से, असफलताओं से सीखना होगा और लगातार बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। तो ये सब मिलकर वही शेयर्ड वैल्यू वाली बात हो गई कि बिजनेस भी सफल हो और समाज का भी भला हो। हाँ, बिल्कुल। ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण पेश करने की कोशिश है कि पर्पस और प्रॉफिट साथ साथ चल सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो यूनिलीवर की जो यात्रा रही है, इसने सीएसआर को सिर्फ दान पुण्य से आगे ले जाकर एक स्ट्रेटेजिक जरूरत के तौर पर स्थापित किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सफर अभी जारी है, लेकिन दिशा तो साफ दिख रही है। वैसे यूनिलीवर को ये जो उपभोक्ता व्यवहार बदलने में इतनी मुश्किलें आईं, वो एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर ये सस्टेनेबल लिविंग को नॉर्मल बनाने की जिम्मेदारी कितनी कंपनियों की है और कितनी हम व्यक्तियों की खुद की है। सोचने वाली बात है ये।